नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार यादव, गुरुकुल महाविद्यालय पत्थलगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के विषय में। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें विद्यमान हैं। इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% एवं अन्य गैसें 0.02% वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली इन गैसों का संतुलन जीवधारियों के आदान प्रदान के माध्यम से संभव होता है। समस्त जीवधारी प्राणवायु ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। मानव के कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। वायु प्रदूषण के विषय में कुछ भूगोलविदों एवं पर्यावरणविदों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें हेनरी पार्किंस के अनुसार जब वायु में असहनीय सीमा से अधिक धूल राग कण, गैस कुहरा, जल वाष्प एवं पदार्थ पाए जाएं, तब जैव जगत के लिए घातक साबित होगा। इसी प्रकार से कानन महोदय के अनुसार जब वायुमंडलीय संघटकों में मात्रात्मक परिवर्तन होता है तब उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वायुमंडल में मानव एवं उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। अगला है टॉपिक वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु प्रदूषण के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आंधी, तीव्र गति से चलने वाली पवनें, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों में लगने वाली आग। तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला तरल लावा, चट्टानों के टुकड़े, धूल राग कण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। लेकिन जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ये पदार्थ पृथ्वी के उस पपड़ी को तोड़ कर बाहर आ जाते हैं और वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषित होती है। साथ ही वनों में आग लग जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में काफ़ी वृद्धि होती है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण होना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से नम जलवायु वाले क्षेत्रों में तथा दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो हमारे पर्यावरण को काफ़ी प्रभावित करती है। अगला स्रोत है मानवीय स्रोत। मानव एक विवेकशील प्राणी है। वह संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य करना चाहता है। वह विकास के दौर में इतना आगे होना चाहता है कि वह भूल जाता है कि भावी संसाधन
भावी पीढ़ी के लिए भी रखा जाना चाहिए। अगर हम इसी दर से विकास करते गए तो हमारे जो संसाधन हैं वह एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाएंगी और विकास की गति वहीं रुक जाएगी। इसके अंतर्गत मानवीय स्रोत के अंतर्गत है परिवहन। वर्तमान समय में मनुष्य पूर्व से जो बैलगाड़ी युग का प्रयोग करता था, बैलगाड़ी से सवारी करता था, उस युग से लेकर आज जेट के युग तक पहुंच गया है। हमारे संसार में, हमारे विश्व में इतने अधिक परिवहन के साधन हैं तो हम कह सकते हैं कि 42% वायु प्रदूषण केवल परिवहन के साधनों द्वारा होता है। स्वचालित वाहनों में 1 टन डीजल या पेट्रोल के उपयोग द्वारा 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसी तरह से हमारे देश में एक दिन में या प्रतिवर्ष के हिसाब से देख लें तो हम समझ सकते हैं कि 5 टन शीशा प्रतिवर्ष हमारे देश में निकलता है जो वायुमंडल को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से एक दिन में एक कार को 90 किलोग्राम वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो इस संसार में बहुत अधिक परिवहन के साधन हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी दर से अगर वायु का उपयोग होता रहा तो कितना अधिक वायु प्रदूषण फैल सकता है। घरेलू कार्यों में, भोजन पकाने में तथा भौतिकवादी जीवन व्यतीत करने में हम कूलर रखे हैं, वॉशिंग मशीन रखे हैं, रेफ्रिजरेटर रखे हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर गैसों का उपयोग होता है। अगर हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जब या गाँव में भोजन पकाने का कार्य लकड़ी, कोयला तथा उपले पर किया जाता है तो वह घर कितना अधिक काला हो जाता है। इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि यह हमारा जैव जगत इतने अधिक गैसों से जब प्रभावित होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बनिक कण, जब ये सभी पदार्थ मिलकर हमारे इस वायुमंडल को प्रभावित करेंगे तो कितना अधिक वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। अगला है टॉपिक ताप विद्युत ग्रिड। आज के समय में मनुष्य भौतिकवादी जीवन व्यतीत करने के लिए बिजली का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। इसलिए बिजली संयंत्र स्थापित करना हमारी प्रथम अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, राख एवं कालिक वायुमंडल को काफ़ी प्रभावित करते हैं। 1000 मेगावाट बिजली वाले घरों में 2,60,000 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिससे 44,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड, 22,000 टन नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल को छोड़ी जाती हैं। अगला है टॉपिक उद्योग वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत है। उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धूल राख कण आदि गैसें उद्योगों से निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। भारत के हर गांव में, हर नगर में कोई न कोई उद्योग है जो वायुमंडल को बुरी तरह से
प्रभावित कर रहा है। कृषि कार्य के माध्यम से भी हमारा पर्यावरण काफ़ी प्रभावित होता है। जैसे पूर्व में जुताई का कार्य हम बैलों द्वारा किया जाता था, आज जुताई का कार्य ट्रैक्टरों के द्वारा किया जाता है। पूर्व में सिंचाई का कार्य कुएं तालाब द्वारा किया जाता था, आज सिंचाई का कार्य पंपिंग सेटों द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में फसलों के उत्पादन हेतु जैविक खादों का उपयोग किया जाता था, आज दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या के उदरपूर्ति हेतु रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह से फसलों की सुरक्षा के लिए पूर्व में राख का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज फसलों की सुरक्षा रख रखाव के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य के द्वारा भी बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण होता है। खनन भी जो है मानवीय स्रोत का प्रधान स्रोत है। जिस स्थान पर खनन का कार्य किया जाता है उस स्थान पर पाई जाने वाली वनस्पति को पूर्णतः काट दिया जाता है। काटने के कारण वहाँ की मिट्टी अपघटित हो जाती है, साथ ही खनन के दौरान ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली मिट्टी को एक दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है, जबकि हवाओं के चलने के कारण ये मिट्टियाँ वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जो वायु को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं। जब खुदाई का कार्य, खनन का कार्य प्रारंभ होता है तो वहाँ से निकलने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उनके माध्यम से भी धूल राख कण वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार से झारखंड की यूरेनियम खदान जादूगुड़ा में खनन के द्वारा बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ। अगला है टॉपिक दुर्घटनाएं। आज के समय में मनुष्य असावधानी का शिकार हो रहा है। वह कार्य करता है और भूल जाता है कि इसके आगे का परिणाम क्या होगा। हम देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत बड़ा भयंकर खतरा था। इसी प्रकार से यूक्रेन में भी परमाणु गृहों के रिएक्टर में विस्फोट के कारण बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। अन्य स्रोत भी हैं। कूड़ा करकट के जलाने से, धूम्रपान से हमारा वायुमंडल काफ़ी प्रदूषित होता है। अगला है पॉइंट मुख्य वायु प्रदूषक। हमारे वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक 3 हैं। गैसीय प्रदूषक, सूक्ष्म कण, जैविक प्रदूषण। गैसीय प्रदूषण के अंतर्गत धुआं, विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन आदि गैसें वायु को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कणों में जैसे खनन के द्वारा शीशा, परिवहन के द्वारा बड़े पैमाने पर शीशा, लोहा, तांबा, जिंक, क्रोमियम, कोयला, ये जो पदार्थ हैं परिवहन के साधनों द्वारा भी उत्सर्जित किए जाते हैं तथा खनन के द्वारा हमारे भूगर्भ से जब निकाले जाते हैं तो उनके धूल राख कण वायुमंडल में पहुंचकर बड़े पैमाने पर हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं।
अगला है जैवीय प्रदूषण। जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ हमारे जैव जगत को भी प्रभावित करती हैं, जिससे हमारा वायु प्रदूषण भयानक एवं विकराल रूप लेता चला जा रहा है। अगला है वायु प्रदूषण का प्रभाव। जब हम देखते हैं कि हमारे धरातल पर दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषित हो रही है, तो वायु प्रदूषण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मानव जीवन पर हम कह सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत के क्षरण द्वारा जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह धरातल पर सीधे आ जाती हैं, और सीधे जब आती हैं तो तापमान हमारे धरातल का धीरे धीरे बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ जाने के कारण त्वचा कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण से सांस लेने में समस्या होती है, फेफड़ों तथा रक्त संचार का भी प्रभावित होता है। अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। श्वास के अतिरिक्त भी मधुमेह, हृदय रोग जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। वाहनों से धुआं निकलने के कारण उस शीशे से आहार नली तथा स्त्रियों के गर्भपात की समस्या उत्पन्न होती है, तथा बच्चों का जो मस्तिष्क विकास है वह नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए वायु प्रदूषण विशेष रूप से खतरा उत्पन्न करेगा। वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारे वायुमंडल में चारों तरफ गैसों का असंतुलन बिगड़ चुका होगा या बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो अम्लीय वर्षा होगी, चारों तरफ धूम कोहरा छा जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि बढ़ जाएंगी, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधे प्रभावित होंगे। इन गैसों के बढ़ जाने के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण वे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। साथ ही जीव जंतुओं पर हमारे वायु का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात कैसे जीव जंतु वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। वायुमंडल से उत्पन्न होने वाली जो अम्लीय वर्षा है, उसके कारण छोटे छोटे जो जीव धरातल पर पाए जाते हैं वह समाप्त हो जाएंगे, तथा बड़े जीव जंतु प्रभावित होंगे। जब अम्लीय वर्षा का प्रभाव घास के मैदानी क्षेत्रों में पड़ेगा, तब फ्लोराइड के यौगिक इस क्षेत्र में जमा हो जाएंगे, जिससे हमारा खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी और हमारा जैव जगत खतरे में आ जाएगा। साथ ही खाद्य श्रृंखला में प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, जब इन गैसों को के द्वारा प्रभावित घास के मैदानों में विचरण करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, तो उनकी हड्डियां एवं दांत फ्लोरोसिस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी, जिसके कारण कमज़ोर होकर टूट जाएंगी। साथ ही हमारा जैव जगत काफ़ी प्रभावित होगा। अगला है टॉपिक वायुमंडल पर प्रभाव। ऊपर हम अध्ययन कर चुके हैं कि जब वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा, ओजोन क्षरण होगा, पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगी, हमारा हरितगृह प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय मौसम प्रभावित होंगे। इस आधार पर हमारा जैव जगत पूरा का पूरा प्रभावित हो जाएगा। भवनों पर भी
वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में विद्यमान गैसों से जब आवास के चारों तरफ, घरों के चारों तरफ एक परत बन जाता है, इसका अच्छा उदाहरण है नगरीय क्षेत्रों में जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हैं। उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं जब वायुमंडल में पहुँचते हैं, साथ ही निकट के घरों पे, महलों पर जब उनके धुएं फैल जाते हैं तो उन घरों का जो पूर्व का कलर है वह दिखाई नहीं देता है, धुंधला हो जाता है। उन घरों को प्रभावित करते हैं, उनकी दीवारों को प्रभावित करते हैं। साथ ही उद्योगों से निकलने वाले जो धुएं हमारे वायुमंडल में पहुंचते हैं तो संघनीभूत वर्षा के कारण वह धरातल पर आते हैं, जो अम्लीय वर्षा के रूप में हमारे धरातल को या हमारे धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को या यहाँ बनाए गए भवनों को काफ़ी तरह से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार है परिवहन। परिवहन का एक प्रमुख वायु प्रदूषण का स्रोत है। परिवहन के साधनों द्वारा बड़े पैमाने पर धुआं वायुमंडल में पहुंचता है। जब हम देखते हैं कि शीत ऋतु में जब चारों तरफ धुंध एवं कुहरा छाया रहता है, उस समय जब परिवहन चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई नहीं देता है, और सामने दिखाई न देने के कारण दुर्घटना की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर परिवहन साधनों के उपयोग द्वारा इतने बड़े पैमाने पर जो वायु प्रदूषण हो रहा है, तो कलकत्ता सिटी को स्मॉग सिटी के नाम से जाना जाता है। हम अध्ययन कर रहे पर्यावरण प्रदूषण के विषय में हम देखते हैं कि यह पर्यावरण प्रदूषण किसी न किसी रूप से हमारे जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। उसका उपाय क्या है जिससे हम बच सकते हैं? सबसे पहले हम सबको जागरूक करें, लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के विषय में बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। हम ऑक्सीजन, शुद्ध वायु ऑक्सीजन के अभाव में हम संतुलित जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे। हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वायु प्रदूषण के विषय में लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उद्योग धंधों के आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे उद्योगों से निकलने वाले धूल राख कण हमारे वायुमंडल को कम से कम प्रभावित करें, कम से कम प्रदूषित करें। साथ ही उद्योग धंधों की जो चिमनियाँ हैं, उन्हें वायु प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। उन्हें एक ऊंचाई निर्धारित करके उन्हें स्थापित करना चाहिए, जिससे हमारा वायुमंडल कम से कम प्रभावित हो, हमारा जीवन सुरक्षा चक्र में बना रहे। साथ ही स्वचालित वाहनों में सौर ऊर्जा, CNG या मीथेन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा जो परिवहन के साधनों द्वारा बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हो रहा है उसे कम किया जा सके। आबादी वाले क्षेत्रों में घातक एवं ज्वलनशील पदार्थों के रखने पर निषेध लगाना चाहिए, अर्थात वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ को नहीं रखा जाए, जिससे
विस्फोट होने की संभावना न रहे। साथ ही परमाणु घरों में जहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है उनसे निकलने वाले जो रेडियोधर्मी विकिरण है उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि परमाणु विद्युत गृह हमेशा सुरक्षा के चक्र में रहे, वहाँ से रिएक्टर का रिसाव न हो। साथ ही कृषि कार्यों में जो रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है उसके स्थान पर जैविक खादों का उपयोग किया जाए। इनके उपयोग द्वारा हम एक तो शुद्ध भोजन प्राप्त करेंगे, हमारा जीवन भी सही रहेगा, संतुलित रहेगा, हमारी शरीर स्वस्थ रहेगी और हम अच्छा कार्य करेंगे। साथ ही हमारे दैनिक जीवन से निकलने वाले कूड़े कचरे, चाहे वह नगर के हों, चाहे वह शहर के हों, चाहे वह गांव के हों, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हों, कूड़े कचरों को एक नियत स्थान पर एकत्रित कर गड्ढा खोदकर उस पर मिट्टी डाल देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन कूड़े कचरों को बड़े पैमाने पर जलाने पर बहुत अधिक वायु का प्रदूषण होगा, हमारी वायु प्रदूषित होगी, हमारा जीवन संकट में आएगा, जिससे हमारा जैव जगत प्रभावित होगा। अंत में हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण एक भयंकर एवं खतरनाक समस्या है, जिसके लिए हर जन को जागरूक होना पड़ेगा और इस जागरूकता के द्वारा ही पर्यावरण प्रदूषण पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण जब नियंत्रित होगा, हमारा जीवन संतुलित होगा, हमारा विकास होगा और हम विकास के दौर में अपने भावी पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को अच्छे ढंग से उपयोग हेतु सुरक्षित रख सकेंगे।